वेलकम टू लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में हमने देखा था कि दो टाइप की डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल होता है और डायरेक्ट लेबर होती है। देन वी डिड इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट को जो है ओवरहेड भी कहते हैं। उसके बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग, मर्चेंडाइजिंग, सर्विस, तीनों जो इंडस्ट्रीज हैं उनको डिस्कस किया था। उनमें मैन्युफैक्चरिंग में क्या तरीक़ेकार होता है, कॉस्ट से रिलेटेड, सर्विस में क्या होता है और मर्चेंडाइजिंग में क्या होता है। इन द एंड वी डिड प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट। और एट द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 4 मैंने आपको बताया था कि यू विल सी दैट both product and period costs are eventually classified as expenses. The major difference is the point in time and at which they are so classified. इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ऐसे है कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है आपका, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप सिर्फ तब उसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट में वंस यू हैव सोल्ड दोस गुड्स। जब तक आपने उन गुड्स को नहीं बेचा होता या वो सर्विसेज नहीं दी होती, तब तक जो है आप उसको एज अ करंट एसेट ट्रीट करते हैं। सो इन लेक्चर नंबर 5 we will discuss this point in detail. Now, what is the manufacturing cost in financial statements? आपकी जो financial statements होती हैं उसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है जिसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहा जाता है, इसको आप किस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरीके से एंटर करते हैं। The financial statements of a manufacturer are very similar to those of a merchandiser. Merchandiser, हमने we discussed, merchandiser is one who buys already prepared goods and then sell those goods to the customer. The principal differences between their financial statements occur in two places. The cost of goods sold section in the income statement. Income statement में आपने पढ़ा होगा cost of goods sold section. Cost of goods sold section is considered the cost incurred in selling the inventory. तो वो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेक्शन था। जब आप वो रेवेन्यूज में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से व्हेन यू सब्ट्रैक्ट अदर एक्सपेंसेस देन यू गेट नेट प्रॉफिट। तो पहला तो इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंस है, और जो सेकंड डिफरेंस होता है वो बैलेंस शीट में आता है, करंट एसेट्स सेक्शन में। जैसे आपको पता है बैलेंस शीट में जो है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, तो एसेट्स एक साइड पे होते हैं, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी या कैपिटल दूसरी तरफ होता है। तो जो एसेट्स में करंट एसेट सेक्शन होता है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उसमें डिफरेंस आता है कंपेयर टू मर्चेंडाइजर। Now we'll discuss the income statement. Under a periodic inventory system, the income statements of a merchandiser and manufacturer differ in cost of goods sold section, as I've already told you. Merchandisers compute cost of goods sold by adding the beginning merchandise inventory to the cost of goods purchased and subtracting the ending merchandise inventory. ये आपको point अभी मैं explain करता हूँ। Manufacturers compute cost of goods sold by adding the beginning finished goods inventory to the cost of goods manufactured and subtracting the ending finished goods inventory. अब इसकी explanation कुछ ऐसे है। When we talk about the merchandiser, merchandiser पे हमने देखा है कि already merchandiser जो गुड्स खरीदता है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। तो एक तो उसका एट द एंड स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपना एक बिगिनिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होगा जो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर उसके स्टॉक में होता है। उसमें वो थ्रू आउट द ईयर अपना कैलकुलेट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड परचेज्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज थ्रू आउट द फाइनेंशियल पीरियड। जो उसने परचेजेस की होती हैं वो उसमें ऐड होती हैं, और जो एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंटरी विच इज द बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड, वो उसमें से सब्ट्रैक्ट करके उसको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो कैलकुलेट कर लेता है। अच्छा, अब इसमें आप दूसरा अब आप देखेंगे मैन्यू मैन्युफैक्चरर का सेक्शन। मैन्युफैक्चरर का जो सेक्शन होता है, मैन्युफैक्चरर हैज टू इस मैन्युफैक्चरर produces goods. So what it does, the manufacturer, it buys raw materials and uses
labor and other overheads to convert it into finished goods or work in progress, as I told you in lecture number 4. तो मैन्युफैक्चर सेक्शन में आप देखेंगे बिगिनिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री होगी व्हिच इज एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड. फिर उसमें आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. वो दिस वी विल डिस्कस इन अ वाइल कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड. और आप माइनस करेंगे एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, तो यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. तो मर्चेंडाइजर और मैन्युफैक्चरर की जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेक्शन है उसको कैलकुलेट करने का ये तरीकेकार है. वंस यू डू 2-3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, सो यू विल बी एबल टू clearly understand this concept. Achha. A number of accounts are involved in determining the cost of goods manufactured. To eliminate excessive detail, income statements typically show only the total cost of goods manufactured. A separate statement called a cost of goods manufactured schedule presents the detail. इसमें to eliminate excessive detail, जो आपकी income statement होती है उसमें आप सिर्फ normally जो है अपना you only show the cost of goods मैन्युफैक्चर्ड सेक्शन आप शो करते हैं. उसकी जो कैलकुलेशन है वो उसके लिए एक सेपरेट स्टेटमेंट यूज की जाती है विच इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्केड्यूल. उसमें आप कैलकुलेट करते हैं अपना कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड का फिगर. तो वो एक सेपरेट होता है टू मेक द इनकम स्टेटमेंट more readable and easier to understand. Now we will discuss the merchandising company income statement, जो उसका partial section है. उसमें आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड थी, उसमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है स्टार्ट ऑफ द ईयर 70,000. उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज जो आपने थ्रू आउट द ईयर की 6,50,000 की थी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो गई 7,20,000 की. और जो आपका अपना स्टॉक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड आपको अवेलेबल था वो 4 लाख का था. तो स्टॉक में डिफरेंस कितना था? 3,20,000. इट मीन्स जो आपने स्टॉक सेल किया है उस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्थ थी 3,20,000. देन वील कम टू द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकम स्टेटमेंट. ये सिर्फ पार्शियल उसका सेक्शन है विच ओनली शोज हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है 90,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है 370,000. आपका टोटल फिगर आ गया 460,000. उसमें आप अपना फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा $380,000 वर्थ का जो स्टॉक था वो यू सोल्ड थ्रू आउट द ईयर. तो वो आ गया उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और ये जो $380,000 ये समझने का पॉइंट है, जिस स्टॉक की वर्थ थी उसको obviously selling price so will be more than the cost. So when you subtract the selling price from this cost of goods sold figure, you will get the gross income, the gross profit you will get. Now we'll discuss the cost of goods manufactured. जो उसका schedule होता है वो कैसे होता है. इसमें as an example may help to show how companies determine the cost of goods manufactured. Assume that on January 1st, Current Designs has a number of kayaks in various stages of production. In total, these partially completed units are called beginning work in process inventory. इसका क्या मतलब है? Assume that on 1st January को किसी भी कंपनी है, लेट्स से करंट डिजाइन्स है, उसके पास कुछ पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स भी मौजूद होंगे. पार्शियली कंप्लीटेड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो रॉ मटेरियल हैज द प्रोसेस हैज स्टार्टेड ऑफ converting raw material into the finished product, but it has not completed. So those units are called partially completed units. तो वो होता है beginning work in process inventory, beginning WIP inventory. The cost the company assigns to beginning work in process inventory are based on the manufacturing cost incurred in the prior period. जो पिछले साल में आपकी कॉस्ट आई थी उसी पे ऑब्वियसली आप अपने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को उसकी वैल्यू लगाएंगे. Current Designs first
incurs manufacturing cost in the current year to complete the work that was in process on January 1st. It then incurs manufacturing cost for production of new orders. The sum of the direct material cost, direct labor, and manufacturing overhead incurred in the current year is the total manufacturing cost for the current period. We now have two cost amounts. ये आपको अभी मैं explain करूंगा. इसका summary ये है कि जो तो एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स थे, ऑब्वियसली आप उनको उस पे आप कॉस्ट इनकर करेंगे टू कंप्लीट इट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. एक बार वो वाले कंप्लीट हो गए, देन यू विल प्रोड्यूस न्यू यूनिट्स इन दैट फाइनेंशियल पीरियड. उस पे भी आपका डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आएगी, डायरेक्ट लेबर आएगी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड वगैरह आएगा, सब कुछ. तो इसको कहते हैं, ये है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द करंट पीरियड. इससे वी नाउ हैव टू कॉस्ट अमाउंट्स. द कॉस्ट ऑफ द बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, जो आपको मैंने कहा था एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास है, एंड सेकंड वन इज द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर द करंट पीरियड. द सम ऑफ दीज cost is the total cost of work in process for the year. अब इसकी डायग्राम ये है. एट द एंड ऑफ द ईयर करंट डिजाइन्स may have some kayaks that are only partially completed. The cost of these units become the cost of ending work in process inventory. To find the cost of goods manufactured, we subtract this cost from the total cost of work in process. आपका आया बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी, ये आपको एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपके पास मौजूद है. उसमें आपकी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई. टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी क्या थी? जो करंट फाइनेंशियल ईयर में आपकी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और आपके ओवरहेड्स लगे थे नई यूनिट्स बनाने में, उससे आपको मिल गया था टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस. अब ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस है, इसमें से जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, जो आपकी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड आपके पास जो रह गया स्टॉक, तो आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. ये अभी थोड़ा सा इट विल मे बी इट विल लुक अ बिट एम्बिगुअस टू यू, बट वंस वी डू 2-3 questions, then the whole of this process will become very clear and very easy to understand. So cost of goods manufactured schedule. The cost of goods manufactured schedule reports cost elements used in calculating cost of goods manufactured. Illustration below shows the schedule for current designs using assumed data. The schedule presents detailed data for direct materials and for manufacturing overhead. For example, हम कहते हैं ये एक कंपनी है, इसका अपना आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्केड्यूल है. इसमें से आपने क्या कैलकुलेट करते हैं? यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्केड्यूल. अब ये कंपनी, इसका वर्क इन प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज $18,400. रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में मौजूद था एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर $16,700, और रॉ मटेरियल परचेजेस आपके थे $150 to $500 के. तो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आपका कितना था? $1,69,200. और उसमें से लेस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो एट द एंड ऑफ द ईयर थी, वो थी 22,000. तो डायरेक्ट मटेरियल, व्हाट यू डू when you start making the cost of goods manufactured schedule, first you take care of the direct materials, then you take care of the direct labor, and then you take care of the manufacturing overhead, MOH, which is also called the indirect cost. तो ये जब आप तीन चीजें करते हैं, तो ये आपको बता देती है टोटल उसका प्रोडक्ट कॉस्ट. तो ये आपका डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड इतने का आया था, तो ये आपका फिगर आ गया जो टोटल डायरेक्ट मटेरियल आपने यूज किया था. डायरेक्ट लेबर आपकी है 1,75,600 की. ये पूरी डायरेक्ट लेबर है जो आप थ्रू आउट द ईयर यूज करते रहे. और जो डायरेक्ट मटेरियल आपने यूज किया था, वो टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर सेल माइनस रॉ मटेरियल स्टॉक लेवल एट द एंड ऑफ द ईयर, वो आपको मिल गया था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. और जो डायरेक्ट मटेरियल था आपका, फिर डायरेक्ट लेबर आपकी इतनी है. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आपका इनडायरेक्ट लेबर आ गई जो आपने कैलकुलेट किया 14,300 की. आपकी फैक्ट्री रिपेयर्स आ गई, फैक्ट्री यूटिलिटीज आ गई,
फैक्ट्री डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड MOH आपका था 54,800। आपकी डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड और आपकी जो लेबर है वो भी फिगर्स आपको उससे पता लग गए हैं। आपका ये आ गया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 146, 175, 54,800 को ऐड करेंगे तो ये आ गया। इसमें से आपने जब ये वाला फिगर वर्क इन प्रोसेस ऐड किया तो आपको मिल गया टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया वर्क इन प्रोसेस एट December 31st, तो आपको मिल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो दिस इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्केड्यूल which is normally used। ये we will do 2-3 questions, उसमें आपको easy हो जाएगा, but you should understand the process now in the cost of goods manufactured schedule. Number one, you have to calculate the direct labor. Then you have to calculate the number one, you have to calculate the direct material. Then you calculate direct labor, and in the end, you calculate manufacturing overhead. Up then we will come to how this cost of goods sold section gets portrayed in the balance sheet। जो कि obviously हमने कहा था कि जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, उसका रॉ मटेरियल एट हैंड होगा, वर्क इन प्रोसेस एट हैंड होगा, तो ऑब्वियसली उसकी जो बैलेंस शीट में करंट एसेट का सेक्शन है उसमें डिफरेंस आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, अगर एक कार मैन्युफैक्चरर है, गाड़ियां बनाने का यूनिट है, तो उसका रॉ मटेरियल होगा, जैसे उसमें उसके टायर्स और मौजूद होंगे। फिर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री क्या होगी, जो ऑलरेडी आपने एक यूनिट बनाना स्टार्ट कर दिया है बट दैट यूनिट इज नॉट कंप्लीट। फिर आपकी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होगी। तो ये जब आप इसका मर्चेंडाइजिंग का देखें तो करंट एसेट्स में उसके कैश, रिसीवेबल्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस आ गए, तो टोटल करंट एसेट्स हो गया। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बैलेंस शीट होती है, जो करंट एसेट का सेक्शन होता है, उसमें कैश आ गया, रिसीवेबल्स आ गए, फिर इन्वेंट्रीज में फिनिश गुड्स आ जाएंगी। क्यों, व्हाई वी शो दिस फिनिश गुड्स एज अ करंट एसेट? वी ओनली कन्वर्ट दिस फिनिश गुड इनटू an expense once that product has been sold। तो ये आपका फिनिश गुड्स आ गया, ये आपका वर्किंग प्रोसेस आ गया और ये आपका आ गया रॉ मटेरियल। तो ये इनमें डिफरेंस था। इसके साथ ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स है, ये भी मैं आपको क्विकली बताऊंगा। दिस वी विल डिस्कस इन दी क्लास एज वेल। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सपोज यू स्टार्टेड योर ओन स्नोबोर्ड फैक्ट्री। आपने अपनी एक फैक्ट्री बनाई है जो स्नो बोर्ड्स बनाती है, टेरेन पार्क बोर्ड्स के नाम से। Here are some of the costs that your snowboard factory would incur। अब आप कौन कौन सी कॉस्ट इनकर करेंगे? The materials cost of each snowboard, wood cores, fiberglass, resins, metal screw holes, metal edges, ये आपकी आ गई मटेरियल कॉस्ट आ गई। या फिर आपकी लेबर कॉस्ट आ गई, फॉर एग्जांपल टू ट्रिम एंड शेप ईच बोर्ड यूजिंग जिग सॉज एंड बैंड सॉज, ये आपकी तकरीबन $40 आ गई। डेप्रिसिएशन आपकी आ गई on factory building and equipment, for example presses, grinding machines and lacquer machines, ये आपकी आ गई डेप्रिसिएशन $25,000 पर आवर की। फिर आपकी प्रॉपर्टी टैक्सेस आ गए जो $6,000 के हैं। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आ गई, ये आपकी 60,000 पर ईयर है। सेल्स कमीशंस आ गया जो $20 पर स्नोबोर्ड था। और सैलरीज फॉर फैक्ट्री मेंटेनेंस एम्प्लॉइज हैं जो 45,000 पर ईयर है। The salary of the plant manager is 70,000. The cost of shipping is $8 per snowboard. Now, you remember that the total manufacturing costs are the sum of the product cost. Product cost मैंने आपको कौन सी थी? Product costs are those costs which can be directly linked and attributed to the product or service, जैसे आपका direct material, direct labor और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड थे। और पीरियड कॉस्ट कौन सी कॉस्ट थी? जो आपकी अदर कॉस्ट होती है। तो इसमें आप देखेंगे इफ टेरेन पार्क बोट्स produces 10,000 snowboards the first year, the total manufacturing cost would be 846,000। ये we will discuss in the class how we came to this figure। Knowing the total manufacturing cost
terrain park boats can compute the manufacturing cost per unit. Assuming 10,000 units, the cost to produce one snowboard is 84.6. This we will discuss in the class. मैंने इसका आपको ये सारा डायग्राम भी दे दिया है जो आपको बताएगा कि डायरेक्ट मटेरियल क्या है, डायरेक्ट लेबर क्या है, एमओएच क्या है और पीरियड कॉस्ट कौन सी है. इसमें ऑलरेडी टिक हुआ है. तो यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट कि कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट है मटेरियल से रिलेटेड है, कौन की कॉस्ट लेबर से रिलेटेड है, कौन सी पीरियड कॉस्ट है. पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है विच इज नॉट प्रोडक्ट कॉस्ट इन नेचर, इट इज कॉल्ड पीरियड कॉस्ट. ये इसकी कैलकुलेशंस भी हुई हैं, दिस वी विल डिस्कस इन दी क्लास. साथ में आपको दो क्वेश्चंस भी कराऊंगा रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड schedule, which will give you a very clear understanding of how we calculate the cost of goods sold. So this is the end of lecture number 5.